श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस परिचर्चा में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए, इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। सबसे पहले आपका हम परिचय करवाएंगे डॉक्टर जोगेंद्र सिंह ठाकुर जी से। आप जिला आयुष अधिकारी हैं और वरिष्ठ चिकित्सक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। और दूसरी मेहमान हमारे बीच हैं डॉक्टर कीर्ति पटेल। आप एमडी आयुर्वेद हैं और आरएमओ हैं जिला आयुष चिकित्सालय में। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी मैम। नमस्कार जी नमस्कार। और श्रोताओं हम बता दें कि 23 अक्टूबर को इस वर्ष जो है धन्वंतरि जयंती है और धन्वंतरि जयंती को ही राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर जोगेंद्र सिंह, आपसे हम जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस को मनाए जाने की शुरुआत धन्वंतरि जयंती को ही क्यों हुई? जैसा कि सभी को मालूम है कि हमारे हिंदू देवी देवताओं में जो धन्वंतरि जी थे वो देवताओं के वैद्य थे। धनतेरस के दिन समुद्र मंथन के समय इनका प्रादुर्भाव हुआ था और 2016 से धन्वंतरि दिवस के दिन ही राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है लगातार। वर्ष 2016 से आपने बताया कि लगातार ये मनाया जा रहा है। आयुष विभाग द्वारा मनाया जाता है और हर वर्ष कोई ना कोई थीम होता है धन्वंतरि जयंती यानी कि आयुर्वेद दिवस को लेकर के। तो इस बार के थीम के बारे में आप क्या बताएंगे डॉक्टर साहब? इस बार की जो थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेद, ये निर्धारित की गई है और इसके बारे में ये है हर घर में आयुर्वेद और हर दिन आयुर्वेद आप यूज करें जिससे आपकी आयु की वृद्धि हो, क्योंकि ये आयु का विज्ञान है। मतलब 4 किस्म की आयु बताई गई हैं, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। उसी आयु को बढ़ाने के लिए जो विज्ञान है वो आयुर्वेद है, इसी के बारे में बताया गया है। आयु का विज्ञान जो है आयुर्वेद है। बहुत सरल शब्दों में आपने आम जनता के लिए इसकी व्याख्या की। डॉक्टर कीर्ति पटेल, यहाँ पर आपको हम चर्चा में शामिल करना चाहेंगे और थीम के बारे में ही थोड़ा सा और विस्तार से जानना चाहेंगे कि हर घर हर दिन आयुर्वेद, ये इस बार का थीम रखा गया है। इसके बारे में हमारे आम श्रोताओं को आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ जी दीपक, जैसे सर ने बताया हर दिन हर घर आयुर्वेद, इसके अंतर्गत मैं ये बताना चाहूंगी कि यह इस वर्ष विश्व आयुर्वेद दिवस की थीम बनाई गई है, जिसके अंतर्गत हमारे भारत सरकार के सारे मंत्रालय मिलकर इस थीम को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। यह 6 वीक का प्रोग्राम है टोटल, जो कि 12 सितंबर से स्टार्ट होकर 23 अक्टूबर को विश्व आयुर्वेद दिवस है, वहां तक लास्ट हो जाएगा। इस थीम के द्वारा हमारी सोच यही है कि समग्र स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, इस विषय में प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा जो कहा गया है उसके द्वारा हमें जागरूकता पैदा करना है, जन जन तक आयुर्वेद को पहुंचाना है। जी, जन जन तक आयुर्वेद को पहुंचाना है और आपने कहा कि समग्र स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद है। तो यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में अगर मोटे तौर पे आपसे हम जानना चाहें किस प्रकार से चिकित्सा की जाती है? आयुर्वेद एक आयु का वेद है। इसमें सिर्फ चिकित्सा को ना होकर लोगों को जीवन कैसे व्यतीत करना है उसके बारे में भी बताया गया है। तो ये जो चिकित्सा है वो 2 प्रकार की मुख्य रूप से हम मान सकते हैं। एक होती है शमन चिकित्सा, एक होता है शोधन चिकित्सा, मतलब मेडिसिनल ट्रीटमेंट एंड डिटॉक्सिफिकेशन जिसका आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में हो रहा है। इसको हम कहेंगे कि इससे रोग कोई बार बार कोई रिकरेंट हो रही है, कोई डिसीज, क्रोनिक डिसीज है, उसके लिए तो यूज किया ही जा सकता है। साथ में किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। इसके अंतर्गत 5 प्रकार की प्रोसीजर्स आती हैं जो कि हमारे आयुष चिकित्सालयों में उपलब्ध हैं। जी, आयुष चिकित्सालयों में ये पद्धति बड़े आराम से उपलब्ध है। डॉक्टर जोगेंद्र सिंह, यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि डॉक्टर कीर्ति पटेल ने कहा कि स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का प्रयोग किया जाता है, आप इस पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? दीपक जी, मैं ये बोलना चाहूंगा आयुर्वेद के लिए कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जो है वर्षों से चली आ रही है, वो अभी भी उतनी कारगर है जितनी पहले थी। और जैसा डॉक्टर कीर्ति पटेल द्वारा बताया गया कि 2 किस्म की चिकित्सा है, शोधन और शमन। तो शोधन में क्या होता है कि शोधन के द्वारा जो दोष बार बार आते हैं तो उसको पंचकर्म के द्वारा, बमन, विरेचन, वस्ती, नश्यकर्म, इनके द्वारा दोषों को बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब दोषों का समूल नाश, जिसको अपन बोलते हैं आम भाषा में जड़ से खत्म होना। गांव में भी आपने सुना होगा कि जड़ से खत्म करना है इस रोग को, देसी दवाई खा लेते हैं कुछ। तो इस टाइप से ये चल रहा है और इस पे गवर्नमेंट काफी ध्यान दे रही है और विकसित कर रही है इस चीज को। पंचकर्म को भी आगे बढ़ा रही है आज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये लाने वाली है HWC के थ्रू। जी, शमन और शोधन का विज्ञान है और आपने बताया कि जड़ से खत्म करता है बीमारियों को। HWC की बात आपने की, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा विस्तार से बताइए। इसके साथ साथ शासन की तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं आम जनता की बेहतरी के लिए, हित के लिए, और कैसे उसका फायदा एक आम व्यक्ति उठा सकता है? दीपक जी, अभी अपने सागर जिले में 11 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एक्टिव हैं और मध्य प्रदेश शासन द्वारा
8 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अभी प्रस्तावित हैं और उनका कार्य भी चालू हो गया है। अभी जो है इसमें हेल्थ एंड वेलनेस में CHO डॉक्टर्स की है जो नियुक्ति होगी, एक योग प्रशिक्षक की नियुक्ति होगी और एक सहायक योग प्रशिक्षक की नियुक्ति की जाएगी और अभी 11 जगह पे उपस्थित हैं ये सब। तो इसमें ये होगा कि अपन जो है रोगों से बिना दवाई के कैसे ठीक हों, मतलब गवर्नमेंट का ध्येय ये है कि आप दवाओं का यूज ही ना करें, योग के माध्यम से आप स्वस्थ हो, एक वेलनेस की तरफ बढ़ें। आपका जो रुझान है वेलनेस की तरफ, दवाओं का कम है, वेलनेस की तरफ ज्यादा है। इसमें इसका गवर्नमेंट का ध्येय यही है कि आप जो है योगा के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू आप आरोग्य को प्राप्त करें। यानी कि उपचार से आगे की अवस्था है व्यक्ति बीमार ही ना हो, व्यक्ति बीमार ना हो। जैसे कि आयुर्वेद में बोला भी गया है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी व्यक्ति के रोग का उपचार, ये इसका ध्येय है जी। बहुत बेहतर बताया आपने। और व्यक्ति आरोग्यमय रहे, बीमार कभी ना पड़े और वेलनेस की तरफ जाए, इसके लिए डॉक्टर कीर्ति पटेल इम्यूनिटी को बढ़ाने का बहुत महत्व होता है। तो आयुर्वेद की यदि हम बात करें, मेडिटेशन और योग के अलावा आयुर्वेद की यदि हम विशेष रूप से बात करें जी। तो कैसे इम्यूनिटी को बढ़ाने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में आयुर्वेद की भूमिका होती है? जी दीपक जी, जैसे आपने कहा इम्यूनिटी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। जैसे आयुर्वेद में हम इसको लेते हैं व्याधि क्षमत्व से। व्याधि क्षमत्व मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता, वो हम कैसे किसी व्यक्ति में पैदा कर सकते हैं। चूंकि आयुर्वेद में जो मेन दिया गया है कि व्यक्ति बीमार ही ना पड़े, उसके लिए कुछ चीजें बताई गई हैं। जैसे पहला जो कि है वेल मेंटेन डाइट, आपको आहार सबसे अच्छा लेना है। आहार में षड्रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, इनका सारा एक क्वांटिटी वाइज होना चाहिए। सेकंड योगा की बात तो हम कर चुके हैं SWC में कि योगा क्या करना है, आपको कैसे करना है जिससे कि हमारा बॉडी मेंटेन रहे, मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहे। इसके बाद आती है वैरायटी ऑफ स्पाइसेस हमारे पास में है, मतलब मसाले। हमारे घरों में आज इंडियन हम घरों में देखते हैं तो मसालों का सबसे ज्यादा यूज होता है। और एक चीज मैं आपको बताने वाली कि मसालों को इतना महत्व क्यों दिया गया है, क्योंकि जो मसाले होते हैं वो ऑक्सीजन रेडिकल को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा रखते हैं और ये काम हो गया, मतलब इम्यूनिटी बढ़ गई। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे आयुर्वेद में कुछ चीजें डिटॉक्सिफिकेशन का बताया गया, पंचकर्मा का, उसमें भी हम घरों पे कैसे कर सकते हैं। तो पहली चीज होती है व्रत, उपवास, उससे भी बॉडी डिटॉक्स होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके बाद होता है पंचकर्मा, मतलब बॉडी को अपना डिटॉक्सिफिकेशन कराते रहना, शोधन कराते रहना, वो हम आयुर्वेद चिकित्सालयों में करा सकते हैं। इसके लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगी, रसायन। एक चिकित्सा पद्धति का वर्णन है आयुर्वेद में जिसे कहते हैं रसायन। रसायन मतलब वो द्रव्य जो कि आपके शरीर की इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं और ये द्रव्य क्लिनिकली, साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं कि ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर के रूप में काम करते हैं, जिसमें से अश्वगंधा, गुड़ूची, गिलोय, शिलाजतु, आंवला, तुलसी, पिपली, ये कुछ द्रव्य हैं जो कि आप डेली यूज करके कि पर्सन टू पर्सन वेरी करते किसको कौन सा द्रव्य यूज करना चाहिए। और च्यवनप्राश तो आजकल हर घर में चल ही रहा है, जैसे आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला द्रव्य है। यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे घटक हैं, कारक हैं जो काम करते हैं जी। और डॉक्टर जोगेंद्र सिंह, यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद के बारे में, आयुष विभाग के बारे में और इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में आयुर्वेद की भूमिका के रूप में हम लोगों ने कोरोना के काल में बहुत कुछ देखा और आयुष विभाग ने बहुत आगे आकर के इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसमें आप आयुर्वेद की भूमिका को, खासकर कोरोना के काल को याद करते हुए, कैसे इसका स्मरण करते हैं आप? जी निषाद जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सबसे पहले तो ये बताऊंगा, शासन के द्वारा हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई। RRT टीम में हम लोगों ने ड्यूटी की, चिकित्सकों ने ड्यूटी की, कोविड केयर सेंटरों में ड्यूटी की, टेलीमेडिसिन के द्वारा आयुष चिकित्सकों द्वारा ड्यूटी की गई, जिसमें ऐसे समय में आयुष चिकित्सकों द्वारा काम किया जब सामान्य जनमानुष डर रहा था कि कोरोना क्या है, मृत्यु हो रही, लगातार छूने ही से फैल रहा है, इस टाइप से फैल रहा है, इस वातावरण में ही फैल रहा है। उस समय हम लोगों के चिकित्सकों ने लगातार घर घर जाके दवाइयां बांटी और काढ़े का वितरण किया, त्रिकटु काढ़े का वितरण किया, संसमनी बटी बांटी गई और किट के द्वारा कोविड केयर सेंटरों में भी हम लोगों द्वारा दवा वितरण किया गया। और आरोग्य कषाय 20 काढ़ा जो हम लोगों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया गया था, जो कि जिला आयुष चिकित्सालय द्वारा हम लोगों ने तैयार कर करके कोविड केयर सेंटरों में लगातार वितरण किया और उसका फीडबैक भी मिला, रोगी जल्दी जल्दी स्वस्थ भी हुए। उसका हम लोगों ने डाटा भी बना के रखा था, मतलब अच्छा उससे फायदा हुआ था। इम्यूनिटी बूस्ट होके रोग जल्दी जल्दी, कोविड में जो रोगी हो गए थे बहुत जल्दी जल्दी उनको फायदा होके वो ठीक हुए, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया उन लोगों ने। यानी कि कोरोना काल में लोगों ने आयुर्वेद के फायदे को बहुत नजदीक से देखा और निसंदेह हम कह सकते हैं कि लोगों का भरोसा जो था बहुत ज्यादा पहले से मजबूत हुआ है। डॉक्टर कीर्ति पटेल, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे आपसे कि हम बड़ों की बात करते हैं, बुजुर्गों की बात करते हैं, तो अलग अलग तरीके से चिकित्सा पद्धतियां काम करती हैं। यदि हम बच्चों की खासकर बात करें तो बच्चों के लिए आयुर्वेद में क्या है?
दीपक जी, ये बच्चों के लिए हम एक आयुर्वेद में इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए एक संकल्पना बताई गई है, जिसको कहते हैं स्वर्ण प्राशन। स्वर्ण प्राशन मतलब गोल्ड का प्राशन मतलब चाटन। तो उसमें कुछ ऐसी आयुर्वेद औषधियों का मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से स्वर्ण भस्म है। उसके साथ में कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बढ़ाने वाली दवाई है, जिसमें ब्राह्मी हुआ, वचा हुआ, शंख पुष्पी हुआ और घृत हुआ। ये सब मिला के माह के पुष्य नक्षत्र के दिन बच्चों को उसकी ड्रॉप पिलाई जाती है। हमारे यहाँ जिला आयुष चिकित्सालय में प्रत्येक माह के पुष्य नक्षत्र के दिन ये ड्रॉप पिलाई जाती है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं कि इवन ADHD चाइल्ड जो रहते हैं, एक्टिविटी डिसऑर्डर रहता है बच्चों में जिसको डेफिसिट डिसऑर्डर, तो उसमें भी काफी अच्छे इसके रिजल्ट देखे गए हैं। और बच्चों को जो बार बार बीमार पड़ते थे उसमें भी काफी अच्छा रिजल्ट देखा गया है इसका। पुष्य नक्षत्र में आपने खास तौर पर बताया हर महीने में ये तिथि निर्धारित होती है डॉक्टर जोगेंद्र सिंह? हाँ दीपक जी, हर महीने में पुष्य नक्षत्र पड़ता है और जरूरी नहीं किसी डेट पे पड़े। पुष्य नक्षत्र जिस दिन होगा उसी दिन हम लोग लवाते हैं। आयुष चिकित्सालय में माताएं बहनें बच्चों को ला करके, हाँ ये उपलब्ध है सुविधा, अपन पिलवा सकते हैं बच्चों को। 0 से 15 साल तक के बच्चों को पुष्य नक्षत्र पे हम लोग स्वर्ण प्राशन करवाते हैं। आयुर्वेद के बारे में आप दोनों डॉक्टर्स ने बहुत ही विस्तार से बताया। यहाँ पर एक चीज और समझना चाहेंगे डॉक्टर जोगेंद्र सिंह जी कि बहुत सारी बीमारियां लाइलाज भी होती हैं, बहुत सारी असाध्य बीमारियां होती हैं, बहुत क्रोनिक डिजीज होती हैं, बहुत लंबे समय से व्यक्ति उससे जूझ रहा होता है। तो किस प्रकार की बीमारियां आयुर्वेद खास तौर से जिसका इलाज कर सकता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा दीपक जी आपने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो काफी रोगी मैंने भी ट्रीटमेंट किया, काफी लोग जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस के पेशेंट हैं, लंबर स्पेंडोलाइटिस के पेशेंट हैं, नी पेन के पेशेंट हैं, यूरिक एसिड बढ़ गया, मतलब काफी सारे ऐसे पेशेंट है, एसिडिटी ठीक ही नहीं हो रही है, एलर्जी बनी हुई है लगातार से, श्वास है, अस्थमा है, खांसी है, जीर्ण खांसी है। इन तमाम रोगों का इलाज जहां संभव नहीं हो पाता वो संभव आयुर्वेद से संभव होता है। इसके अतिरिक्त मैं एक चीज और बताना चाहूंगी दीपक, जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डायबिटीज हुआ, PCOD हुआ, थायराइड हुआ, इसका तो आयुर्वेद में काफी अच्छा उपचार है और हमारे यहाँ पे जितने भी आयुष चिकित्सक हैं ये उपचार करते हैं और आम जनता उसका लाभ ले सकती है जी। इनफर्टिलिटी में भी काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। बहुत जटिल बीमारियां हैं जिसे लोग आमतौर पे असाध्य मान लेते हैं, बहुत दवाइयां खाते हैं लेकिन स्वस्थ नहीं होते हैं, लेकिन आयुर्वेद जो है उसमें इसका इलाज संभव है। आप डॉक्टर्स ने बताया इसके बारे में। डॉक्टर जोगेंद्र सिंह ठाकुर, यहाँ पर हम गवर्नमेंट द्वारा संचालित, शासकीय स्तर पर संचालित योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे और कोई खास ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन या टोल फ्री नंबर वगैरह जिसके माध्यम से आम जनता आयुर्वेद विभाग के बारे में, आयुर्वेद पद्धति के बारे में या आयुष विभाग के बारे में और गहराई से जानकारी प्राप्त कर सके? जी सर, एक आयुष मंत्रालय द्वारा एक आयुष केयर ऐप प्ले स्टोर में जो डाउनलोड कर सकते हैं, उसका उद्देश्य है वैद्य आपके द्वार। आयुष केयर ऐप का उद्देश्य ये है कि वैद्य आपके द्वार मतलब वैद्य आपके लिए हर जगह उपलब्ध रहेगा, विशेषज्ञ चिकित्सक आपके लिए हर जगह उपलब्ध रहेगा। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये ऐप, उसमें आप अपॉइंटमेंट लेके विशेषज्ञ चिकित्सकों से बात कर सकते हैं घर बैठे। 24 घंटे ये ऐप चालू हो जाता है और आप इससे अपॉइंटमेंट लेके विशेषज्ञ चिकित्सकों से बात करके अपने रोग का निदान कर सकते हैं और चिकित्सा के बारे में पूछ सकते हैं। दवाइयों के बारे में भी जानकारी यहाँ मिल सकती है। हाँ जी, और आयुष डिपार्टमेंट के सारे विशेषज्ञ आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी, योगा सबके विशेषज्ञ उसमें जुड़े हुए हैं। और AYUSHQURE आयुष क्योर ऐप। QURE, ये ध्यान देने की बात है क्योंकि अक्सर क्योर को लोग CURE समझते हैं। QURE आयुष क्योर, QURE। और वैद्य आपके द्वार, ये इसका थीम है, बहुत जरूरी है, हमारे श्रोता जरूर इसको नोट कर लिए होंगे। यहाँ पर आखिरी चरण में है हम चर्चा के और आपसे डॉक्टर कीर्ति पटेल जानना चाहेंगे कि कुछ औषधीय पौधों के बारे में हमें आप बताएं जो व्यक्ति अपने गार्डन में, अपने घर में ही लगा सकता है और उससे वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता है। हाँ जी दीपक जी, जैसे कि इस बार की थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेद, तो मैं बताना चाहूंगी कि व्यक्ति अपने हर घर में कुछ औषधि प्लांट जो कि लगा सकता है और डेली रूटीन में उनको यूज भी कर सकता है, जिसमें कुछ प्लांट है जैसे कि तुलसी सबसे पवित्र पौधा माना जाता है हमारे भारतीय संस्कृति में, खांसी वगैरह में यूज होता है, कास में यूज होता है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूज होता है। उसके बाद एलोवेरा स्किन डिसऑर्डर पे काम करता है, वात रोगों पे काम करता है और मॉइस्चर बर्न केसेस में भी हम एलोवेरा जेल लगाने को कहते हैं, एलोवेरा लगा सकता है। नेक्स्ट आता है पुदीना, मिंट, उसको भी हम घर पे लगा सकते हैं जो पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए। मेथी लगा सकते हैं, सौंफ लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, अदरक हुआ। ये जनरल ऐसी कुछ चीजें हैं कि जो कि घर के गार्डन में ही लगाई और गमले में ही लगाई सकती है इवन, और उनका यूज किया जा सकता है। गिलोय हुआ, हाँ जी, गिलोय सबसे अच्छी चीज कि उसका गिलोय का तो काढ़ा भी कितना बताया गया इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए, वो भी लग सकता है। मीठी नीम लग सकती है, अश्वगंधा, ऐसे कुछ प्लांट है जो कि आप घर पे ही लगा सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। जी, बहुत सुने हुए नाम है, अक्सर वर्षों से लोग भारतीय घरों में लगाते आए हैं, तो भारतीय लोगों के लिए कोई बहुत नई बात नहीं है और ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अपने घर में लगा सकता है।
डॉक्टर जोगेंद्र सिंह ठाकुर, यहाँ पर आपसे हम समझना चाहेंगे कि गार्डनिंग में ये सब चीजें करने के अलावा, मतलब घर में ये सब चीजें पौधे, औषधीय पौधे लगाने के अलावा खेती में भी भारत सरकार इसमें काफी प्रोत्साहन दे रही है। जी दीपक जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मैं इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि अभी शासन के द्वारा देवअरण्य योजना जो कि चालू होने वाली है कुछ समय में, और चालू भी हो गई है, इस पे काम चल रहा है, वर्किंग पे है ये। इसमें ये हो रहा है कि किसान से सीधा संपर्क करके, किसान को औषधीय पौधों के बारे में बता करके, उसके फायदे बता करके, उससे प्रॉफिट कैसे हो, वो सब चीजें बता करके उसको चालू किया जा रहा है। उसको बताया जा रहा है कि इससे ये औषधीय खेती करिए आप, उसको सीधा गवर्नमेंट किस बॉडी में कहाँ बेचेगी, उसका सीधा सीधा सेल होगा कहाँ पर, उसको आप ये देवअरण्य योजना के तहत आगे आने वाले समय में होने वाला है। ये सुखद बात है कि लोग खेती में भी जो है औषधीय पौधों को लगा सकते हैं और गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट कर रही है, शासन इसमें सहयोग कर रही है और सब्सिडी भी दी जाएगी इस योजना के तहत। जी डॉक्टर कीर्ति पटेल, बस आखिरी में आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हर साल जो है इसका थीम होता है, इस बार इसका थीम दिया गया है कि हर दिन हर घर आयुर्वेद। तो हर घर आयुर्वेद कैसे पहुंचे और हर दिन लोग आयुर्वेद का इस्तेमाल कैसे करें, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आम जनता को यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग आयुर्वेद को यूज करें। अपनी ये सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है, तो क्यों ना इसका हम यूज करें। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप कुछ चीजें लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, केमिकल लेते हैं, कुछ भी, तो साइड इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, बट इसमें सबसे अच्छी चीज तो मैं ये कहूंगी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये बच्चों से लगा के बुजुर्गों तक बराबर से लाभकारी है। तो आप लोग अपनी पुरानी संस्कृति को भी बचाकर रख सकते हैं और साथ में अपना चिकित्सीय लाभ भी ले सकते हैं, शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, जिससे अपना समाज, अपना देश उन्नत की दिशा में प्रगति करेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग आयुर्वेद अपनाएं और खुशहाल रहें। जी, आयुर्वेद अपनाएं और खुशहाल रहें। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर कीर्ति पटेल, आपने ये बताया कि इसका कोई दुष्परिणाम नहीं है। डॉक्टर जोगेंद्र सिंह ठाकुर, आपका क्या संदेश है? आप जिला आयुष अधिकारी हैं, आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? दीपक जी, जैसा कि हर बार शासन जो है ये लेके आता है, हर दिन हर बार की तरह इस वर्ष भी उन्होंने एक थीम दी है। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हर दिन हर घर आयुर्वेद, इसका यूज करें, जो कि पुराने समय से चला आ रहा है, उसको ना छोड़ें, उसको लगातार अपनाएं। आप समय समय पर आयुर्वेद का उपयोग करते रहें। जी, जब भी आवश्यकता हो आप आयुर्वेद का प्रयोग करें और सरकार इसे बहुत प्रोत्साहित कर रही है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत विस्तार से आपने बताया, जड़ से रोग को समाप्त करने की अवस्था है और ये जो है शमन और शोधन, दो खास स्तंभ हैं जिसपे ये चिकित्सा पद्धति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य की तरफ लेकर के जाती है, आरोग्य की अवस्था की तरफ लेकर के जाती है, वेलनेस की तरफ आप फोकस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर कीर्ति पटेल, एमडी आयुर्वेद हैं आप, आरएमओ हैं आप जिला आयुष चिकित्सालय में, सागर से हमारे बीच आई। और डॉक्टर जोगेंद्र सिंह ठाकुर, आप जिला आयुष अधिकारी हैं और वरिष्ठ चिकित्सक भी हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने धन्वंतरी जयंती के अवसर पर, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर हमारे श्रोताओं को आयुर्वेद के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर।